उन्हीं में से ज्यादातर युवा अब स्नातक हैं और इन 4 क्षेत्रों में उनका प्रभाव बड़ा है। चाह कर भी लोजपा उस प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाती है। बयान देकर भी चिराग तो खुद नहीं बयान देंगे, मुझे पता है, और उन भारतीय बयान देकर भी उन बच्चों को ये नहीं समझा पाएंगे कि आप जदयू को वोट कीजिए या अभिषेक झा को वोट कीजिए। वो बच्चे उन्हीं के साथ घूम रहे हैं और भीड़ में चेहरे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नाम मतलब 10-20 गो का नाम तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ आसपास। तो निश्चित ही ये देखिए, ये हाथ से निकल गया चिराग पासवान के। ये बात अब चिराग लगा के बैठे हुए कि नमन जी आपने जो बोला था उसमें कुछ बातें सही नहीं हुई। ऑब्वियसली आई ओन अप फॉर माय मिस्टेक्स। मैंने 2 जगहों पर विश्लेषण जो किया वो बिल्कुल ही गलत हो गया। बिल्कुल गलत इसलिए हो गया क्योंकि इमामगंज में मुझे दीपा मांझी जीतती नजर नहीं आ रही थी और बाकी पत्रकारों की तरह मैं यूटर्न लेके नेक्स्ट डे नहीं कहूंगा कि मैंने कहा था जीतेंगी। वो बिल्कुल जीतने वाली नहीं थी, वो जीत गई। तो ये मेरे लिए एक नई सीख है। घरानों से कोई लेना नहीं है कि बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, राजनीति में बहुत आगे थे तो उनके बेटे ही जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, लड़ने चले गए जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जातियों से भी लेना देना नहीं है। समीकरण बदलता रहता है। पिछड़ों की सीट पे अब अगड़ा भी जीत जाता है, अगड़ों की सीट पर पिछड़ा भी जीत जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि स्नातक कोई जाति ही का नाक की लड़ाई हो जाता है। इसलिए क्योंकि जदयू का प्रत्याशी चयन में सबसे बड़ी चूक यही हुई है कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने यहां उतारा है वो पिछले जाति के समीकरण में तो सही बैठता है लेकिन उस क्षेत्र का है ही नहीं, वो बाहरी है। और ये बाकी प्रत्याशियों को एक बहुत बड़ी ताकत दे रहा है ये बोलने का कि जो बाहर से आएगा वो आपको काम कैसे करेगा। जब पूरे बिहार में लड़ाई इसी बात की थी, बाहरी भीतरी की, बक्सर से हार जाते हैं दिग्गज नेता लोग और आर.के. सिंह हार जाते हैं आरा से इतना काम करने के बावजूद, तो फिर बाहरी भीतरी की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? इसीलिए उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है, माउथ टू माउथ उनका प्रमोशन ज्यादा हो रहा है। बड़े डाउन टू अर्थ है लोग कहते हैं, बाकी लोग 20 से 25 के अंदर में हैं। जी, वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बात कर रहे हैं ऐसी जो आज तक कोई नेता नहीं किया है। आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे। तो खैर तो ये तो बातें सब कोई कहते हैं, जिलों को मिलाकर बिल्कुल होता है। अब 4 जिलों में भेजा जा रहा है कि 4 टीम और 4 दिग्गज नेता नीतीश कुमार के नवरत्नों में से भेजे जा रहे हैं कि ना किसी पैसे की कमी हो, ना कोई वर्चस्व की कमी हो, ना जन समर्थन और जन भावना में कोई कमी हो, दान दंड भेद मैत्री जो आपका जनसंपर्क में कोई कमी नहीं हो, सब कुछ कीजिए। लेकिन अब ये नाक की लड़ाई बन गई है। 4 जीत गए हैं तो 5वां भी जीतना ही चाहिए, क्लीन स्वीप चाहिए। बता दिया गोपी किशन को पूरा हॉर्लिक्स पिलाया नहीं गया है, ताकत पूरी दी नहीं गई। अब अंतिम समय में क्या दिया जाए उस पर मैं बात करूंगा बाद में। और रही बात विनायक गौतम की, तो विनायक गौतम के लिए जन सुराज ये चुनाव जब 4 हार गया तो वो भी एक्टिव हुआ है, लेकिन जन सुराज के वो प्रत्याशी चयनित पहले से नहीं थे। वो प्रत्याशी बने तब जन सुराज ने उनको गोद ले लिया। दूसरा का बच्चा गोद लिया गया है और उसको भी गोद लेने का मतलब थोड़ी है कि माँ वो उतना ही प्यार जितना अपने बच्चों करेगी। प्रशांत किशोर ने कार्यक्रमों में खाली कुर्सियां जिस तरह छोड़ दी वहीं उनका पैकअप हो गया। लोग तो ये तक कह रहे हैं उस क्षेत्र में कि अगर विनायक गौतम जैसे लड़ रहे थे वैसे ही लड़ रहे होते तो ज्यादा नंबर 1 नंबर 2 हो सकते थे। अब प्रशांत किशोर के आ जाने की वजह से उनका पारा और गिर गया। और हाल ही में चुनाव में 4 सीटों पर जिस तरह से प्रशांत किशोर का प्रदर्शन हुआ, जमानत जब्त हुई है, तो उसी जमानती गुट में नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। और जब 4 सीटों के चुनाव हुए थे, परिणाम उसके आए थे, उसके बाद से हमने एक विश्लेषण किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कहा जाता है हमारे यहाँ भोजपुरी में कि बड़का खोलते रेंगनिए पर रहे हैं। एक सीट अभी और बचा हुआ है और यह है विधान परिषद की सीट, तिरहुत सीट को लेकर के, जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष जो 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है उसको रिकवर करने के चक्कर में है कि उस पर जीत दर्ज करके ये कह दें कि हम आने वाले 2025 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दलीय चुनाव नहीं होते हुए भी दलीय चुनाव हो गया है। एक परिपाटी निश्चित रूप से बदली है और इस जो उपचुनाव है तिरहुत विधान परिषद के, उसको लेकर के रस्साकसी मची हुई है। 18 उम्मीदवार इस मैदान में हैं। हमने कई खबरें करके आपको बताया है कि वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है और रोज वहाँ समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन एक समीकरण वहाँ नहीं बदल रहा है और वो समीकरण है कि जीत हार के आंकड़े में संतुष्ट होकर के कोई नहीं कह सकता है कि हमारी जीत हो रही है। दावे सभी कर रहे हैं। अलग अलग जो 2 गठबंधन है अपना एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, तो वहीं जनसुराज ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। हमने आपको शुरू में बताया था कि जनसुराज के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं।
लेकिन खैर इन सारी बातों के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं गोपी किशन, ये राष्ट्रीय जनता दल से हैं। शुरुआती दौर में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए और उसमें परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया इंडिया गठबंधन के, उसके बाद से धीरे धीरे इनका बूस्टअप प्लान जो है शुरू हो गया। इसके अलावे एनडीए गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आपको पता है कि अभिषेक झा है, खूब मेहनत हो रही है और वहाँ के जो पूर्व विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे वो उनको लेकर के देवेश चंद्र ठाकुर लोगों से परिचय करा रहे हैं और उनके जिताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे बहुत सारी बातें नमन जी से जानेंगे चूंकि ये उस क्षेत्र से घूम करके आ रहे हैं। इसके अलावे विनायक गौतम जो जनसुराज से हैं, इनको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही गई थी कि जब नॉमिनेशन कर रहे थे तो प्रशांत किशोर नहीं थे, उसको भी लेकर खैर वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सबसे ज़्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा यहाँ खूब हो रही है और निर्दलीय उम्मीदवार में जो चौथा नंबर है वो कहीं ना कहीं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों को टक्कर दे रहे हैं, वो हैं राकेश रोशन जी। तो ऐसी स्थिति में नमन जी, आप तो पूरा समीकरण देखे हैं, चारों सीट के आपने देखे हैं कि क्या क्या चल रहा है दोनों गठबंधन के बीच में, बीच में जनसुराज क्या उसमें कर रहा है। लेकिन तिरहुत का चुनाव चूंकि अलग चुनाव है, यहाँ सीधे वोट नहीं होता है, यहाँ इंटेलेक्चुअल्स वोट करते हैं, स्नातक वोट करते हैं। यहाँ की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लड़ाई तो जैसे 4 सीटों पर थी उसी तरीके से है और चूंकि उपचुनाव के रिजल्ट्स के बाद पहली बार पंचनामा पर आ रहा हूं, तो मैंने भारत लाइव पर तो दर्शकों को ये बात कही है, लेकिन कई लोगों को पंचनामा पर ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि नमन जी आपने जो बोला था उसमें कुछ बातें सही नहीं हुई। ऑब्वियसली आई ओन अप फॉर माई मिस्टेक्स। मैंने 2 जगहों पर विश्लेषण जो किया वो बिल्कुल ही गलत हो गया। बिल्कुल गलत इसलिए हो गया क्योंकि इमामगंज में मुझे दीपा मांझी जीतती नजर नहीं आ रही थी और बाकी पत्रकारों की तरह मैं यू टर्न लेके नेक्स्ट डे नहीं कहूँगा कि मैंने कहा था जीतेंगी। वो बिल्कुल जीतने वाली नहीं थी, वो जीत गई। तो ये मेरे लिए एक नई सीख है और ग्राउंड वर्क करना होगा मुझे और पत्रकारिता सीखने की आवश्यकता है। मेरे स्टूडेंट्स ज्यादा सीखे हुए हैं मुझसे, मुझे और सीखने की आवश्यकता है। अब रही बात दूसरी सीट की, तो मुझे लगा था कि रामगढ़ वाली सीट पर राजद अपना गढ़ बचा लेगी, क्योंकि बक्सर में 3-4 जो पैटर्न्स पिछले चुनाव में हमने मैंने मेक श्योर किए थे कि वो दिखे। वो था कि कुशवाहा समाज का नाराजगी, राजपूतों का एकजुट होना, उस सीट को पर बाहरी भित्ती की लड़ाई, बक्सर वाली सीट का इंटरफेरेंस, ब्राह्मणों का एक थोड़ा सा गढ़ जो छूटना। तो ये पैटर्न क्यों नहीं 1 महीने बाद कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा? जब बाढ़ का पानी आ ही रहा है 100 कुंटल, तो 1 कुंटल और आ जाता उसमें, तो वो रह कैसे गया वहां? ये भी शोध का विषय है। कोई समीकरण जोड़ देते कि 2 और 2 जोड़ने पे 4 होता है जी। 2 और 2 जोड़ के 5 बनाइए तो मुश्किल है ना। लेकिन मैं अगर प्रूफ कर दूंगा तब कहिए कि हाँ ऐसे हो सकता है जी। 2 और 2 जोड़िए, किसी से ले लीजिए। एक पॉइंट मेरे पास भी 2 और 2 जोड़िए, किसी से एक ले लीजिए। मैंने तो कहा नहीं कि उधार नहीं ले सकते हैं। जी। तो ये विश्लेषण ऐसा ही था। चुनाव बाद कई लोगों ने किया, तो मैं तो पहले बात की ये 2 जगहों पर मैं गड़बड़ाया, तो इसलिए मैं ये मुझे लगता है कि एक चूक हुई इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर मुझसे। लेकिन खैर अब फ्रेश स्टार्ट, अब यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। इस एमएलसी चुनाव पर मैंने भी अच्छी खासी रिसर्च को कर रखा है। अब रही बात उन 4 सीटों और इस 1 सीट की कंपैरेटिव एनालिसिस, तो इन 4 सीटों पर जो बड़ी हार हुई है राजद की, महागठबंधन की, तो उनको अब तक वो, आपने सही कहा कि अब तक वो चुनाव पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका प्रत्याशी कहीं फेंका गया था, अब दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि अब तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि 5वीं सीट भी ना हार जाए। वो एक पैटर्न स्टेब्लिश कर देगा कि तेजस्वी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, परसेप्शन एक बन जाएगा लोगों के बीच में, डाउनफॉल शुरू हो गया है, अब स्टॉक गिर रहा है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां से उठाना और इस लड़ाई को लड़ना। ऑब्वियसली ये लड़ाई का पैटर्न बड़ा अलग रहा है। एमएलसी चुनाव और खासतौर पर स्नातक एमएलसी चुनाव, ये पैसे का खेल कहा जाता है, ये चेहरे का खेल कहा जाता है। इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसको जाति से कोई लेना देना नहीं है, इसको घरानों से कोई लेना देना नहीं है जी। कि बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, राजनीति में बहुत आगे थे तो उनके बेटे ही जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है जी। पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, लड़ने चले गए जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है जी। जातियों से भी लेना देना नहीं है। समीकरण बदलता रहता है। पिछड़ों की सीट पे अब अगला भी जीत जाता है, कोई सीट पर पिछड़ा भी जीत जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि स्नातक कोई जाति ही का व्यक्ति करके आगे निकले, सभी जातियों के लोग स्नातक करके आते हैं और उसमें कोई कुबलियन नहीं है जी कि नहीं 100 गो ब्राह्मण किया है तो 50 गो ऐसा कोई समीकरण नहीं है। वो कहा जा सकता है कि
अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कास्ट में होता है, तो इस वजह से कोई सेट प्लेटफॉर्म नहीं है। बट जो पॉपुलर रिटोरिक रहा उससे बदलाव इस चुनाव में हमने बहुत देखा है जी। ये चुनाव जहां एक तरफ अब धीरे धीरे जदयू के नाक की लड़ाई हो जाता है इसलिए क्योंकि जदयू का प्रत्याशी चयन में सबसे बड़ी चूक यही हुई है कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने यहां उतारा है वो पिछले जातीय समीकरण में तो सही बैठता है जी। लेकिन उस क्षेत्र का है ही नहीं जी। वो बाहरी है। और ये बाकी प्रत्याशियों को एक बहुत बड़ी ताकत दे रहा है ये बोलने का कि जो बाहर से आएगा वो आपको काम कैसे करेगा। जब पूरे बिहार में लड़ाई इसी बात की थी बाहरी भीतरी की, बक्सर से हार जाते हैं दिग्गज नेता लोग और आर.के. सिंह हार जाते हैं आरा से इतना काम करने के बावजूद, तो फिर बाहरी भीतरी की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों नहीं है जी। सबसे बड़ा यही सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दो बातें कहूंगा, अभिषेक झा अगर मीडिया, ताकत, मनी पावर और अगर प्रेजेंस इसकी बात की जाए तो अभिषेक झा चुनाव जीत चुके हैं जी। इसमें कोई राय नहीं है कि अभिषेक झा चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर इतना ही राजनीति और चुनाव होता तो बात ही क्या थी जी। तो फिर तेजस्वी यादव के पास पैसे की कमी है क्या कि उनके पास प्रत्याशी ऐसा है कि जिसके पास पैसा ही नहीं है, कटोरे घूम रहा है, वही पैसा लगाएगा। आप 10 करोड़ लगाएंगे वो 20 करोड़ लगाएगा, आप 50 लगाएंगे तो 500 करोड़ लगाएंगे, जीत जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। बिजनेस ही ना है जब राजनीति, तो उसको इस तरह से करते हैं। तो काहे बड़का बड़का मठाधीश लोग चुनाव हारा है इस बार लोकसभा में, अभी मठाधीश लोग कैसे हार गया है जी। किसी के पास पैसे की कमी थी। अगर चुनाव जीतना किसी के बीपीएल एपीएल गरीब अमीर होने का अगर पंचायत है तो सीपीआई के इतने सारे नेता जो जमीन से जुड़े हुए नेता कैसे चुनाव जीत रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। राजू ने इतनी तगड़ी टक्कर कैसे दे दी। बिल्कुल निश्चित ही कोई स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल थ्योरम नहीं है जिससे ये चुनाव जीता जा सकता है जी। एक थ्योरम जरूर है, जितना वोट बनाइएगा उतना वोट पाइएगा, और सेकंड वरीयता का वोट अगर आपको मिल जाता है ज्यादा जी तो आप ही जीतिएगा, ये सुनिश्चित हो जाता है। ये इस बहुत बड़ा लूप है, बहुत बड़ा लूप है जी जी जी। अभिषेक झा ने कितना वोट बनाया है मुझे नहीं पता, ओवरऑल आपको शायद पता हो या अंदाजा हो तो बताइए, लेकिन एक पूरे क्षेत्र में सीतामढ़ी वैशाली जब मैं घूम रहा था तो मैंने सुना लोगों को कहते हुए कि 30,000 के आसपास बना दिए हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी है राकेश रोशन, इसीलिए उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है, माउथ टू माउथ उनका प्रमोशन ज्यादा हो रहा है, बड़े डाउन टू अर्थ है लोग कहते हैं, बाकी लोग 20 से 25 के अंदर में हैं जी, वो बड़े डाउन टू अर्थ है, बात कर रहे हैं ऐसी जो आज तक कोई नेता नहीं किया है, आशीर्वाद मांग रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे, तो खैर तो ये तो बातें सब कोई कहते हैं कि वोट मांगे, लेकिन जो डायरेक्ट लड़ाई है उस लड़ाई में अगर आप इन सारे पुराने थ्योरम्स को लाकर फिट करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही समझ में आ रहा है कि दोनों गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए दोनों बेचैन है इस सीट पर, दोनों की बेचैनी बढ़ी हुई है, दोनों अपनी ताकत लगा रहे हैं। और रही बात अब से जो चुनाव के समय बचा है 5 तारीख तक के बीच में, तो खबरें हमारे पास जो आई हैं तेजस्वी यादव ताकत बढ़ाने वाले हैं जी, खुद उतरने वाले हैं जमीन पर। खबर आई है कि जदयू ने 4 टीम बनाई है जी, 4 टीम बनाई है और 4 जिलों में भेजा जा रहा है जी कि जाइए एक 4 जिलों को मिलाकर बिल्कुल होता है, और 4 जिलों में भेजा जा रहा है कि 4 टीम और 4 दिग्गज नेता नीतीश कुमार के जी नवरत्नों में से भेजे जा रहे हैं कि ना किसी पैसे की कमी हो, ना कोई वर्चस्व की कमी हो, ना जन समर्थन और जन भावना में कोई कमी हो, दान दंड भेद मैत्री जो आपका जनसंपर्क में कोई कमी नहीं हो, सब कुछ कीजिए। लेकिन अब ये नाक की लड़ाई बन गई है, 4 जीत गए हैं तो 5वां भी जीतना ही चाहिए, क्लीन स्वीप चाहिए ये। और बनता है ना संदेश देवेश चंद्र ठाकुर जो शुरू से अभिषेक झा के साथ घूम रहे थे, तो निश्चित ही देवेश चंद्र ठाकुर एमपी बन गए हैं तो उनका एक प्रभाव क्षेत्र बड़ा है, इसका फायदा होना चाहिए। एक मजबूत नेता है देवेश चंद्र ठाकुर तो उसका फायदा होना चाहिए, ब्राह्मण समाज से आते हैं इसका भी फायदा होना चाहिए। अभिषेक झा भले बाहरी हैं लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर तो वहीं के हैं, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के हाल ही में जो बयान बहुत सारे आए थे, इन बयानों की निगेटिविटी का असर अभिषेक झा पर देखा जा रहा था। पहले मीटिंग में अभिषेक झा का विरोध होना, फिर उसके बाद लगातार जो जन समर्थन उस तरीके का नहीं मिलना, और धीरे धीरे लोगों का अंततः थक हार करके ठीक है तो किसको देंगे, चलिए एनडीए की तरफ ही चलते हैं, तो कुछ लोग जरूर दिख रहे हैं साथ में। लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है राकेश रोशन की। राकेश रोशन प्रशांत की तरह एक्सक्लूसिवली वो वही वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं जो वोट बैंक एनडीए का है वहां जी। और अगर भीतरी बाहरी की लड़ाई शुरू हो गई जो कि अब देखने को मिल रही है तो निश्चित ही एनडीए का प्रत्याशी घोषित तौर पर
राकेश रोशन हो जाता है। बिल्कुल 18 उम्मीदवार हैं नमन जी और 18 उम्मीदवारों में अगर जातीय समीकरण की भी बात कर लें, जितनी बातें आपने कही उसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं बता दूं। तो 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनावी मैदान में जो 18 उम्मीदवार हैं उसमें से एकमात्र उम्मीदवार जो आप बता रहे हैं राकेश रोशन की, जो आप देख करके आ रहे हैं, वो अकेले राजपूत समाज के हैं। राजपूत समाज का इन्फ्लुएंस उसमें कितना है तो आप इससे समान मजा लगा सकते हैं कि आप वैशाली में देख लीजिए राजपूत उम्मीदवार ही खड़ा किया जाता है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि मुजफ्फरपुर में राजपूतों का अच्छा खासा वर्चस्व है। आप शिवहर चले जाइए, वहाँ राजपूतों का अच्छा खासा वर्चस्व है। सीतामढ़ी में राजपूतों का एक अच्छा खासा होल्ड है। तो इन सारी चीजों को लेकर के घुमा फिरा करके आप घुमा के देखते हैं तो जो इन्होंने अपना सदस्य बनाया है, वोटर बनाया है, वो 28,000 से 30,000 के बीच में है, जैसे कि आप बता भी रहे थे। तो ये निश्चित रूप से ये एक पॉइंट तो उनका बनता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अलग अलग लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली कि एक जाति से कई उम्मीदवार खड़े हैं जी। दूसरा कि इसमें अगड़ा पिछड़ा भी निश्चित रूप से होना है। जहाँ मैं बस सब बता दूं स्पष्ट तौर पे, जहाँ गोपी किशन जो लड़ रहे हैं तो इनको राजद अब तक वो मदद नहीं कर पाई है, इनके पीछे उतना जन समर्थन अब तक नहीं बिल्ड हो पाया है। और रही बात वोट बैंक की, तो स्नातकों में आरजेडी के प्रति रुझान नहीं होता है, ये शुरू से ही देखा गया है। इसी वजह से देवेश चंद्र ठाकुर जीतते आए इस सीट पर। और दूसरी तरफ अब हम चलते हैं, जरूर हो सकता है कि दूसरे नंबर पर गोपी किशन आ जाए, लेकिन आइडियली उनको नीचे जाएंगे वो, जो चुनाव में पैटर्न दिख रहा है। द्वितीय वरीयता का उनको शायद कहीं कहीं मिल जाए, लेकिन दूसरी वरीयता तो उनको मिलेगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, दूसरी वरीयता का तो उनको मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट वरीयता जो उनके कोर वोटर्स कहीं कहीं है वो कर देंगे, अलग बात है। दूसरी वरीयता वही देखिए गेम क्या है। अगर अभिषेक झा को प्रथम वरीयता का वोट मिल भी जाता है एनडीए का, तो द्वितीय वरीयता का उनको मिलने नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो राकेश रोशन ही है। और राकेश रोशन को जो फर्स्ट वरीयता वोट दे रहा है वो द्वितीय वरीयता का वोट वो जानबूझकर इनको अभिषेक झा को नहीं देगा उधर विनायक, क्योंकि वहां वो स्पष्ट है। वो विनायक गौतम जो एक भूमिहार कैंडिडेट है, तो ब्राह्मण भूमिहार का वोट तो ऊपर में ही रह गया और वो कंफ्यूज हो गया। ब्राह्मण भूमिहार को यूजुअली लोग जोड़ के एक साथ देखते हैं, तो उसमें 2 डिवीजन तो ये हो गया। राजपूतों की जनसंख्या भी अच्छी खासी इस क्षेत्र में है, गढ़ माना जाता है। इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा राकेश का पलड़ा भारी है। लेकिन अब कंपैरेटिव एनालिसिस हम करते हैं। देखिए प्रशांत, ये जो विनायक गौतम की बात मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, और गोपी किशन तो मैं बता दिया, गोपी किशन को पूरा हॉर्लिक्स पिलाया नहीं गया है जी। ताकत पूरी दी नहीं गई। अब अंतिम समय में क्या दिया जाए उस पर मैं बात करूंगा बाद में। और रही बात विनायक गौतम की, तो विनायक गौतम के लिए जन सुराज ये चुनाव जब 4 हार गया तो वो भी एक्टिव हुआ है, लेकिन जन सुराज के वो प्रत्याशी चयनित पहले से नहीं थे। वो प्रत्याशी बने तब जन सुराज ने उनको गोद ले लिया जी। दूसरा का बच्चा गोद लिया गया है, और उसको भी गोद लेने का मतलब थोड़ी है कि माँ वो उतना ही प्यार जितना अपने बच्चों करेगी। प्रशांत किशोर ने कार्यक्रमों में खाली कुर्सियां जिस तरह से छोड़ दी, वहीं उनका पैकअप हो गया। लोग तो ये तक कह रहे हैं उस क्षेत्र में कि अगर विनायक गौतम जैसे लड़ रहे थे वैसे ही लड़ रहे होते तो ज्यादा नंबर 1 नंबर 2 हो सकते थे। अब प्रशांत किशोर के आ जाने की वजह से उनका पारा और गिर गया। और हाल ही में चुनाव में 4 सीटों पर जिस तरह से प्रशांत किशोर का प्रदर्शन हुआ, जमानत जब्त हुई है, तो उसी जमानती गुट में विनायक गौतम को शामिल कर रहे हैं लोग, कुछ लोग। तो इनका भी अब दावा थोड़ा कमजोर हो गया। रही बात अब बाकी जो 2 कंटेंडर्स है, जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा सब कोई कर रहा है पूरे ये तिरहुत में, खासतौर पर सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में अभिषेक झा हर दीवार पर टंगे हुए हैं। उनके कंपैरेटिवली राकेश रोशन कम जगहों पर दिख रहे हैं लेकिन राकेश रोशन जनसंपर्क बड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। वो अकेले घूमकर यह एहसास कराने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूं। इससे पहले हाँ बिल्कुल सिंपैथी, वो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि मेरे सर से पिता का साया बहुत पहले ही छूट गया, और माँ का तो बचपन में छूट गया था। तो मैं आज तक अगर कुछ कर पाया हूं तो वो केवल आपकी वजह से है। और अब मुझे करना है आप लोगों के लिए कुछ, इसलिए मुझे एक पद चाहिए। मैंने तेजस्वी यादव के और राजद के खिलाफ लड़ने की हिमाकत की, 25,000 वोट लाया, जीतना तो मुझे था नहीं। वो तो तय हो गया था कि वो वोट बैंक उनके पास है, लेकिन मैंने लड़कर 25,000 वोट लाकर यह साबित कर दिया कि आपका समर्थन मेरे साथ है। और इस वोट बैंक को वापस प्राप्त करने की रणनीति उनके पास है। एक और मजेदार बात जान लीजिए, जो बातें मैं दोनों के पक्ष में बताता हूं। जहां अभिषेक झा इस चुनाव की तैयारी हाल में शुरू किए हैं, वहीं 2020 से ही राकेश रोशन इस तैयारी में थे। उन्होंने चिराग पासवान को भी ये बात कह दिया था
कि इस बार मैं एमएलसी चुनाव लड़ रहा हूं। चिराग पासवान ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, अंततः नहीं माने, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाला गया और रास्ता यही निकला कि चिराग पासवान ने कहा कि फिलहाल मैं गठबंधन की राजनीति करूंगा, मैं किसी भी बागी या किसी भी इस तरह की आइडियाज को मैं इंटरटेन नहीं कर सकता हूं, ईमानदारी से मुझे गठबंधन में रहना है। तो उसी के चलते रास्ता निकला और राकेश रोशन बाहर चले गए। हालांकि आज भी वो कह रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट के इंप्लीमेंट करने के लिए ही मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और युवाओं की बात करूंगा और चिराग पासवान का मैं हनुमान हूं आज भी। लेकिन पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया, चिराग पासवान के जो जीजा हैं, एमपी हैं, अरुण भारती, उन्होंने साफ कह दिया है कि चिराग पासवान का इनसे कोई लेना भी नहीं है। लेकिन ये हर मंच पर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो चिराग पासवान के पास ही जाएंगे। ये चिराग पासवान पर दोहरा दबाव डाल देता है, एक कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है कि नहीं, चिराग पासवान कोई खेल कर रहा है कि नहीं, ये बार बार लोग बोल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के जीजा जब बोल देते हैं तो ये क्लैरिटी हो जाती है कि इसके पीछे चिराग पासवान है नहीं। लेकिन बाबा यही तो मजेदार बात है, अगर किसी का विवाह किसी से कर दीजिए तो दोनों का ऑब्लिगेशन हो जाता है, लेकिन कोई हनुमान किसी का बन जाए तो फिर तो वो एक तरफा ही चलता है। बिल्कुल। और राम जी के हाथ में ये नहीं कि हनुमान से वो छुटकारा पाले, वो हनुमान ही तय करेगा। और यही कहीं ना कहीं वहां हो रहा है। इस क्षेत्र में लोजपा के लोग आंख मूंद कर पीछे पड़ गए हैं राकेश रोशन के कि तुम ही लड़ो। जदयू के अंदर भी बड़ा खतरनाक माहौल बना हुआ है, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी आ गया है तो जदयू के लोग सहज नहीं है। वो कह रहे किसी कार्यकर्ता को दे देते तो क्या दिक्कत थी, क्या ब्राह्मण है खोज के लाना था, क्या ये पिछड़ों की सीट थी। इस क्षेत्र में कुशवाहा समाज देखिए नाराज था बाबा, और जीतने के बाद जो बोला उन्होंने उससे भी नाराजगी है। कुशवाहा बैस सबको बोलने, और वहां एक वैसे प्रत्याशी भी उतरा हुआ है तो उन्होंने बोल दिया तो देवचंद ठाकुर को उससे भी नाराजगी है। ब्राह्मणों के खिलाफ भी एक उनका ऑडियो वायरल हो गया था, वो बोले थे कि नहीं बोले थे, मैं नहीं बोलूंगा भाई, केस फौजदारी के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो के बाद ब्राह्मणों में भी ये बात आई कि बताइए तो हमको भी बोल छोड़ नहीं रहे हैं, जीत गए तो भगवान हो गए क्या। ये चर्चा चल रही है वहां कि एक भगवान का आशीर्वाद लेके चल रहा है और एक भगवान लेके चल रहा है, जीत किसकी होगी। दोनों में ही पेच फंसा हुआ है। और कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप करते हैं बाबा तो आपको एक बात समझ आती है। एक जगह जहां राकेश कमजोर पड़ रहे हैं उनसे, वो ये है कि अभिषेक जहाँ शुरू से शिक्षक रहे हैं, वो शिक्षा से जुड़े रहे हैं, तो स्नातकों में उनकी पकड़ हो सकती है, एक नेचुरल टेंडेंसी हो सकती है कि शिक्षक इसको वोट देते हैं। लेकिन अभिषेक जब शिक्षा छोड़ दी है, बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दिया है, अब वो बिल्डर बन गए हैं। तो एक समस्या यहाँ भी है कि क्या एक व्यापारी को इस तरह से स्वीकारेंगे लोग, बाहरी व्यापारी को। इसके लिए इसको लेकर एक जद्दोजहद बड़ी शुरू हुई थी। खगड़िया में राजेश वर्मा जब गए थे तो उन्हें कितना विश्वास दिलाना पड़ा जनता को, हालांकि बहुत सफल रहे उसमें वो, लेकिन कितना विश्वास दिलाना पड़ा था याद होगा आपको। सारा रिसोर्स चैलेंज कर दिया गया लोजपा का कि उसी तरफ की मैंने किसी तरह से जीते हैं, वो सारे सर्वे वो बता रहे थे उनके विपक्ष में लेकिन वो जीते। खैर, तो ये एमएलसी चुनाव में एक उनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन रही बात राकेश की, तो राकेश ने युवाओं की एक फौज वहां खड़ी की है। मजेदार बात यह है कि इन 4 जिलों में राकेश रोशन ने लोजपा के आईटी सेल को बड़ा मजबूत किया था। आईटी सेल का जब काम किसी संगठन में आप करते हैं, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय उसके रहे भी हैं नेता, तो उन्हीं के अंडर में था। तो राकेश रोशन ने इस पूरे बिहार के क्षेत्र में जितने भी युवा हैं उनको अपने साथ जोड़ा। उन्हीं में से ज्यादातर युवा अब स्नातक हैं और इन 4 क्षेत्रों में उनका प्रभाव बड़ा है। चाह कर भी लोजपा उस प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाती है। बयान देकर भी चिराग तो खुद नहीं बयान देंगे मुझे पता है, और अरुण भारती बयान देकर भी उन बच्चों को ये नहीं समझा पाएंगे कि आप जदयू को वोट कीजिए या अभिषेक झा को वोट कीजिए। वो बच्चे उन्हीं के साथ घूम रहे हैं और भीड़ में चेहरे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नाम मतलब 10-20 गो का नाम तो मुझे पता है, मैं देख रहा हूं आसपास। तो निश्चित ही ये देखिए, ये हाथ से निकल गया चिराग पासवान के। ये बात अब चिराग के हाथ से निकल चुकी है। चिराग पर आरोप लगा सकते हैं कि अरे आप चिराग खेल कर, लेकिन चिराग के हाथ में है ही नहीं। वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया कि भाई ये मेरे साथ नहीं है, इसको पार्टी से निकाल दिए। चलिए बयान दे दिया कि मैं इनके खिलाफ प्रचार करूंगा। अब क्या कर सकते हैं चिराग पासवान, अब बाकी ये सब कुछ उसके हाथ में है और राकेश रोशन उसका फायदा, उस लहर का फायदा खूब उठा रहे हैं। एक और लोकल लेवल पे माहौल बना हुआ है कि राकेश रोशन के देखिए ना, चिराग के साथ इतना दिन तक रहे हैं और चिराग पासवान का पार्टी छोड़ना पड़ गया जब चुनाव लड़ने की बारी आई। तो बताइए, तेजस्वी से जब लड़ाई लेना था तो यही लिए। तो ये सिंपैथी भी चल रहा है। साथ साथ इनके पिता की हत्या हुई थी, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या उस क्षेत्र की मानी जाती है, और
उसका भी सिंपैथिक फैक्टर वो शुरू से रहा है राकेश के साथ। तो अब जब स्नातक यानी पढ़े लिखे लोगों की बात जब हो रही है तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पढ़े लिखे लोग सिस्टम में ही भरोसा करते हैं, वो बदला भी लेते हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत लेते हैं, इलेक्शन में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से ही लेते हैं। तो ये एक बड़ा मौका है उस क्षेत्र में इसको लेवलाइज करने का। एक और बड़ी बात, चूंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो वोट लाए तो वो भी अगड़ा पिछड़ा वहां हुआ था, बिल्कुल अगड़ा पिछड़ा हुआ था। तो जो अगड़ा पिछड़ा हो रहा है तो जो अगड़ा समाज है वो जानता है कि अभिषेक झा यहाँ रहकर मेरे साथ 24 घंटा ये लड़ाई में नहीं लड़ेंगे, यहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन अलग चाहिए। तो वो तभी वो गौतम में या राकेश रोशन में या किसी और में खोजता है अपना चेहरा। जी, उदाहरण भी एक राकेश रोशन में दिया है इसमें। बिल्कुल। तो और इस चीज को लेकर भी यहाँ इनके पक्ष में माहौल बन रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा। और हाँ, एक बड़ा मजेदार बात है कि आप देखिए, मतलब सभी लोगों का मैंने देखा जो अखबार में विज्ञापन आए या जो वहाँ होर्डिंग टंगे हुए हैं, वही रिटोरिक्स जो जदयू के किसी नेता का होता है लगभग मिला जुला के आईटी सेल ने, उसी में आईटी सेल भी अभिषेक झा के साथ काम नहीं कर रही, पोस्टर खूब लगाया है लेकिन घुमा फिरा कर नारे वही गढ़े गए हैं जो ढकियानुसी नारे 2024 के चुनाव में चल रहे थे। कुछ नया नहीं है उसमें। आपकी सरकार है, जदयू की सरकार बिहार में चल रही है, आप विरोध भी तो नहीं कर सकते हैं कि सड़क नहीं बनी बना देते हैं, ये शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है लाइब्रेरी बना देंगे। तो लोग पूछेंगे कि तो बनाया किसने नहीं जी, आप क्या किसने नहीं बनाया कि बनाइएगा? देवेश ठाकुर की नीतीश कुमार। चर्चा अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आपको पता ही है। उसमें भी आज चर्चा का विषय तिरहुत ही था और तिरहुत में चर्चा इस बात के लेकर के हो रही थी कि आखिर अभिषेक झा कहाँ है। कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई और जो कवर भी कर रहे हैं तिरहुत को, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उस बातचीत का लबोलुआब यही था कि इस चुनाव को कहीं ना कहीं राकेश रोशन ने त्रिकोणीय जरूर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आइडेंटिफाई करके पत्रकारों ने कही नमन जी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभिषेक झा को चलिए मान लेते हैं कि 30,000 35,000 वोट मिल गया प्रथम वरीयता का, लेकिन द्वितीय वरीयता जनसुराज को देकर के कोई भी अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। अब इस स्थिति में 4 सीटों के बाद नहीं मारेगा, कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। ये बात में राजद को भी मिलना नहीं जी, राजद को भी नहीं देगा क्योंकि ये देख लिया है 4 सीटों पर उन्होंने। अब असली लड़ाई सभी समझ गए कि एनडीए से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से आकर के जो लोग विरोधी हैं, जो मतलब विद्रोह कर रहे हैं कि काहे मिला अभिषेक झा को या काहे भाजपा को नहीं मिला, तो भाजपा के जो विरोधी लोग हैं वो वही जा रहे हैं राकेश रोशन के पास। और जो जदयू के लोग हैं उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। एलजेपी का आपने बताया है कि चाहे लाख प्रयास कर लें चिराग पासवान, लेकिन एलजेपी के जो उनके बनाए हुए कैडर हैं वो तो काम करेंगे। एक मजेदार बात ये भी है कि जो हुआ देवेश चंद्र ठाकुर के साथ और जो माहौल वहां बना, तो जदयू की तरफ से दावेदारी एक तो नहीं थी जी। आपको याद होगा एक बैठक हुई थी रामेश्वर महतो, और बाकी लोगों का नाम आप लीजिए, अजय राय और बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे। राउंड की बैठक हुई थी जो राम कुमार शर्मा, ये लोग ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे। रीगा के विधायक, महागठबंधन के जो सारे लोग मौजूद थे, ये वहाँ एकजुट होकर जब नीतीश महागठबंधन होते हैं तो एक बैठक इन्होंने की थी कि किसी को टिकट मिल जाए हम लोगों में से, देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं मिलना चाहिए। और इसी कड़ी में देवेश चंद्र ठाकुर वहां से टिकट भी ले लेते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ये सभी के ऊपर एक तमाचा है बिल्कुल। और जदयू का कार्यकर्ता खासतौर पे वहां पे जो है लोकल, जो उनकी जातीय समीकरण का नहीं है अभिषेक झा के, वो इस बात से थोड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि एमपी भी ब्राह्मण बना लिए और अब एमएलसी की बारी आई तो उसमें ब्राह्मण को बाहर खोज के ले आए, यहाँ भी ब्राह्मण नहीं मिला, बाहर से खोज के ले आए। तो ये नाराजगी वहां देखी जा रही है। और इस चक्कर में मुझे जो खबर प्राप्त हुई है कि अगर ये सब कुछ इस तरह से चलता रहा तो अभिषेक झा को अभी एक एटम बम झेलना होगा जी। जदयू के संगठन में अंदर अंदर विरोध शुरू हो गया है जी। सारे जो वहाँ के लोकल दिग्गज नेता हैं जिनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है उस राजनीति में, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर आसपास के, वो एकजुट होकर रणनीति बना रहे हैं। और कुछ लोग तो भीतर भीतर खेल कर रहे हैं कि अभिषेक झा को वहां से किसी भी स्थिति में, अगर अभिषेक झा 5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 10 करोड़ खर्च करके उनको हराने के लिए वहां जदयू के कुछ लोग लग गए हैं। तो आप समझ लिए कुछ जगहों पर तो राकेश रोशन को लड़ाई अभिषेक से लड़ने भी नहीं है, वो लड़ाई कोई और लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभिषेक झा का मतलब, और जमीनी होने का भी फायदा मिल रहा है। अभिषेक झा मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में एक तरह से फंस गए हैं जी। और यहाँ से निकलना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से एक ही तरीका है, जब आदमी हाथ पांव मार रहा है, तैरना नहीं जानता, तो 2 ही तरीका है, या तो डूबना
या किसी प्रकार से रेस्क्यू होना। जी। अब यहाँ यही बात है कि सुना जो मैंने कि जदयू के पूरे संगठन के दिग्गजों को जो भेजा जा रहा है, तो यही प्लान है जी, अभिषेक झा को कैसे रेस्क्यू किया जाए, आने तो धीरे से अंदर डुबा दिया जाए, किसकी चर्चा ही ना हो। 4 सीट जीते ना, 5वां हम लोग लड़ने गए ही थे जी, चर्चा ही ना हो इस बात जी, की। जी, जी, तो हाँ, और बड़ा मजेदार बात है कि मैंने अखबार में देखा भी जी। कि राकेश रोशन ने बड़ा अलग है, मतलब बाकी पूरे बिहार के जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको मैंने देखा, और एक राकेश रोशन का देखा मैंने, ये जो अखबार में उन्होंने निकलवाया, पैसा तो ये भी खर्चा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा अखबार में देख रहे हैं हम, होर्डिंग जब निकला है तो इसका वॉक थ्रू देना जरूरी है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। क्योंकि देखिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और निर्दलीय प्रत्याशियों का बिहार में पता नहीं एक नया क्रेज शुरू हो गया है। क्या शंकर सिंह जीत गए पूर्णिया में, उसके बाद से अफाक अहमद जीते थे, तो लहर अब देखिए पप्पू जीत गए, तो अब है क्या कि अब सभी को नजर इसी पर है। मैं उस दिन सीमांचल मीट में भी था, तो मैं देख रहा था कि निर्दलीय लोगों का लहर बहुत ज्यादा चढ़ रहा है। जनता भी कह रही है कि निर्दलीय जीतेंगे इस बार, निर्दलीय लोगों को लड़ना चाहिए। तो ये अब जन स्वराज भी इसको कैश नहीं कर पाई इस मोमेंटम को, क्योंकि वो भी स्थापित नेता खोज रही थी। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए भी एक मैसेज है कि वो समझे सीखे कि आखिर भाई जनता चाह रही है कि गुदड़ी के लाल बनाया जाए। जी जी, ऐसा लोगों को खोज के लाया जाए कि जो क्षेत्र में रहे, लोगों के साथ रहे और वो लगे कि अपना है। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से घूमने वाला नहीं चाहिए। चलिए, तो राकेश ने जो अपील की है, उस अपील में उन्होंने जो बातें कही हैं वो यह सब है। मैं आप लोगों के वैशाली जिला का रहने वाला हूं। बेहद कम उम्र में मेरे सर पर से पिता का साया चला गया है। गठबंधन की राजनीति कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता है। ये देखिए कितना बड़ा खेल किया है इन्होंने। चिराग पासवान पर अब तक एक शब्द नहीं कहा है, और इशारों में चिराग पासवान को आईना दिखाने की कोशिश यहाँ की गई है कि आप जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में आप नीतीश कुमार के अधीन ही रहिएगा, आप अपने एजेंडे पर काम नहीं कर पाए। हालांकि मैं डिसएग्री करता हूं इस बात से। मुझे लगता है कि जब मोदी जी को नहीं छोड़ा चिराग पासवान ने, तो नीतीश कुमार को भी छोड़ने की स्थिति नहीं है। अब हाँ, चिराग पासवान विल नॉट बी ए टूल फॉर डिस्ट्रक्शन। अब ऐसा नहीं हो जाए कि कल इमामगंज वाला मामला इतना बढ़ जाता तो चिराग पासवान उससे शहीद हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार से लड़ाई ले ले, आप चला मोदी जी से कहेंगे क्या चिराग जी आपके चक्कर में गठबंधन टूट गया महाराज, तो he would not want to be that tool। तो इसी वजह से उनकी भी मजबूरियां है, लेकिन राकेश रोशन भी तो मजबूर है। ये भी सोच रहे कि मेरे राजनीति कहाँ जा रही है, तो दोनों बेचारे मजबूर हैं। और उस चक्कर में अब ये बात अपने नेता को, ये बातें अपने नेता को वो कह रहे हैं, तो मुझे पता है कि कितना एक कठोर मैंने हृदय कितना कठोर करना पड़ा होगा थोड़ी देर के लिए। गठबंधन की राजनीति में मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नहीं पूरा हो सकता है। मतलब सीधा सीधी चिराग पासवान को आईना दिखाया जा रहा है। फिर दलगत राजनीति से ज्यादा बड़ा जनाधार जनता की राजनीति में होता है। ये चिराग पासवान भी इस बात से एग्री करेंगे। वो घूम कर जिस तरह से उन्होंने ताकत अकेले बढ़ाई, दोनों गठबंधनों के समानांतर लड़ने की जो चेष्टा की, वो तो आज तक हुआ नहीं था बिहार की राजनीति में। अब चिराग के अलावा एक दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर के नेता ने तो कल कहा मेरे से कि भाई लड़ेंगे 243, लेकिन स्टिल आई डाउट इट। मुझे अभी भी शक है इस बात पर। फिर और इस मैं उन सभी राजनीतिक जमानत ही जब्त हो गई, तो फिर बात क्या करना पड़ा। मैं उन सभी राजनीतिक दलों के साथियों का आभारी हूं जिन्होंने गठबंधन की राजनीति से दुखी होकर मेरे से साधारण कार्यकर्ता का साथ दिया। ये बात राकेश भी स्टेटिफाई कर रहे हैं कि जदयू, भाजपा, लोजपा और इवेंट राजद, इन जगहों से भी कांग्रेस तो लोग बैठे हुए थे, मैंने देखा कई लोग कांग्रेस के आसपास वो दिख रहे हैं। और राकेश रोशन के अगर भीड़ में आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसे मुट्ठी में जैसे उठाएगा सारा दाल मिला के ना, तो वैसा ही गठबंधन दिख रहा है। वो कह रहे गठबंधन की राजनीति नहीं करना है, लेकिन अंदर गठबंधन कर रखा है उन्होंने सभी दलों से। स्नातक चुनाव संविधान अनुसार किसी पार्टी के प्रतीक पर चिन्ह नहीं होता है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना संविधान के मूल सोच के खिलाफ है। देखिए टेक्निकली मैंने जो कहा था कि चलाक आदमी आपको कानूनी मार मारता है, बिल्कुल, और गवार आपको लाठी से मारता है। तो यहाँ जो दिमाग लगाया है राकेश रोशन ने, वही बड़ा काबिल तारीफ है कि मतलब उन्होंने सडनली अपने आप को बाकी सभी नेताओं से, सभी प्रत्याशियों से ऊपर कर दिया कि मैं बिना दल का आया हूं यहाँ पर। और बच्चा कुछ ये बात गौतम भी बोल सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर उनकी कुंडली में प्रवेश कर गए, तो अब उनके लिए समस्या एक हो गई है।
और उन्होंने आखिरी बात जो कही है, प्रमुख राजनीतिक दल किसी भी बाहरी उम्मीदवार को टिकट देकर अब तिरहुत में चुनाव नहीं जितवा सकते। दिस इज द आइस ब्रेकर जी। मतलब जो ये अखबार की कटिंग पढ़ेगा, जो इस विश्लेषण को देख रहा होगा, वो दर्शक, वो वोटर निश्चित ही ये मानकर चलेगा कि एक बाहरी प्रत्याशी को वोट देकर मैं बाहर के व्यक्ति को आयातित करके अपने क्षेत्र में लाऊंगा और वो मेरी बात कितना रखेगा। एक बात जान लीजिए, क्षेत्र जरूर सीमित होता है एमएलसी का जी। लेकिन एमएलसी का कार्य सीमित नहीं होता है जी। तो जो यहाँ से जीतेगा वो अपने गृह क्षेत्र में भी काम कर सकता है उस पैसे का, उस फंड का जी। तो ये भी बड़ा खतरनाक खेल है और ये खेल शायद समझाने की कोशिश राकेश कर रहे हैं। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है नमन जी कि समय कम है, इतना में लोग अपना डिसीजन ले भी सकते हैं कि अगर राकेश रोशन को आजमाना भी हो तो 2 साल में आजमा के देखो। अब आर पार की लड़ाई हुआ, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। जी। मैं जितना समझ पाया इस चुनाव के प्रक्रिया को, कल मैं था वहीं पे, तो मैं ये समझ पाया कि युवा तय करेंगे और जातियों के वेग से, मतलब कल ही हम एक लाइन होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है और वो देख भी रहे होंगे पंचनामा, मुझे पता है वो लोग। तो काफी, अब चूंकि रूखी सूखी रोटी खाना पड़ता है आजकल, तो खा रहे थे हम लोग, हमारी पूरी टीम थी, एक और 2 चैनल के लोग थे हमारे साथ। तो एक व्यक्ति सामने वाली टेबल पर थोड़ा आगे होकर बैठे हुए थे, काफी देर से मुझे देख रहे थे। मुझे समझ में आ गया कि मतलब वो पंचनामा के दर्शक ही होंगे, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सामने से थोड़ा हम अलग दिखते हैं, कैमरा पर थोड़ा अलग दिखते हैं। तो अंततः उन्होंने पहचान लिया और गाड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। जब वो गाड़ी के पास जाकर खड़े हो गए, जो गाड़ी हमारी ब्रांडिंग वाली, इसमें आपकी मेरी तस्वीर है पूरे बिहार के नेताओं की, तो उन्होंने सोचा कि यहीं तो आखिर आगे आएंगे। और जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा और घुसने गया तो उन्होंने कहा, ड्राइवर को इशारा करके उन्होंने कहा कि यही डॉक्टर साहब हैं। तो मैं समझ गया, तो मैं उतर कर उनके पास गया, मैंने सोचा फीडबैक ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ क्या तिरहुत चुनाव में आए थे? तो मैंने हाँ देखने आए थे यहाँ पे, मैं फिर आऊँगा लेकिन आज मैं गुजर रहा था तो मैंने देख लिया। तो उन्होंने 2 बातें बड़ी मजेदार कही। एक कि दल से कोई लेना देना है ही नहीं जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि राकेश ने कहीं ना कहीं जो एक लोगों के जो भोकाल बना के चुनाव जीतने वाला होता है ना पैटर्न, उसको तोड़ दिया है। वो जीते ना जीते लेकिन लोग अपनी चर्चा करवा दी है कि अकेले क्यों कर रहा है, ये अकेले कैसे भारी पड़ सकता है। तो ये जो अकेले वाला जो पैटर्न है ना, दिस इज मेकिंग हिम अ प्रोटोगनिस्ट। और किसी भी कहानी में प्रोटोगनिस्ट कितना महत्वपूर्ण होता है वो आपको भी पता है, वो दर्शकों को भी पता है। और कुछ फीडबैक्स और भी वहां से मिले कि पैसे का खेल जो किया जा रहा है, उस खेल से लोगों में थोड़ी सी नाराजगी भी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये भी कहते सुना मैंने कि पैसा ले लिए हैं लेकिन वोट अपने हिसाब से देंगे जी। तो अब ये भी खेल चल रहा है, तो निश्चित ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी जी जी। ये उन्होंने भी कहा कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। राजपूत वोट टूट नहीं रहा है सर, अगर जाति की बात भी करेंगे तो राजपूत वोट नहीं टूट रहा है, यहाँ निर्णायक होता है जी। बाकी मैंने पूछा कि राजद की स्थिति क्या है, तो लोगों ने कहा कि सर लड़ाई नहीं अभी शुरू किया, तो बताएं क्या। सही बात है। और प्रशांत किशोर के बारे में तो उन्होंने बताया है कि मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि सर आज ही सुबह जाने हैं हम, प्रशांत किशोर समर्थन किए उनका जी। कल तक मुझे नहीं पता था, तो यही बात है। चलिए नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो वो देख भी रहे होंगे ये वीडियो जी। नमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने पूरे जो तिरहुत का चुनाव है उसका नट सेल में बता दिया कि आखिर हो क्या रहा है और आगे होने वाला क्या है। निश्चित रूप से ये नाक की लड़ाई है, एक जिसने अभी 4 सीटों पे क्लीन स्वीप किया है और एक जो पूरी तरह से साफ हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों गठबंधन की लड़ाई तो है ही, लेकिन इस लड़ाई को कहीं ना कहीं दूसरे एंगल की तरफ ले जाने के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से कुछ नाम बहुत ऊपर है जिसका चर्चा अभी नमन जी ने किया। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले समीकरण अभी और बदलेंगे और कौन मजबूत होगा हम फिर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।